नमस्कार दोस्तों, गेट शिक्षा विद डॉली में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और आज भी हम अकाउंटिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द को पढ़ने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है रिवेन्यू। रिवेन्यू यानी आगम। रिवेन्यू का मतलब होता है जिस भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी सेल से जो भी आपकी कमाई होती है वो आपकी रिवेन्यू होती है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं एक बार। किसी भी व्यवसाय या संस्था द्वारा किसी निश्चित अवधि जैसे 1 महीना या 1 साल में अपने मुख्य व्यापारिक गतिविधियों से कमाई गई कुल आय रिवेन्यू होती है। मुख्य व्यापारिक गतिविधि मतलब जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट बिजनेस है तो आप जिस भी प्रोडक्ट का आप सेल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो आपकी मुख्य व्यापारिक गतिविधि होगी। देखिए, कंपनियां दो तरीके होती है। एक ऐसी कंपनी जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट को सेल करती है, और दूसरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो सर्विस देती है यानी सेवाओं का सेल करती है। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया। हॉस्पिटल को प्रोडक्ट का सेल नहीं करती बल्कि आपको सर्विस देती है और उसी से वो इनकम यानी रिवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, चलिए उदाहरण समझ लेते हैं कि रिवेन्यू होता क्या है। जैसे कि आपकी एक जूस की दुकान है और आप प्रतिदिन 1,000 रुपए का जूस बेच देते हैं, तो 30 दिन में आपकी रिवेन्यू हो जाएगी 30,000 रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रिवेन्यू में से खर्च जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर आपकी जूस की दुकान है तो आपने फल खरीदा होगा, उसमें से कुछ खर्च हुआ होगा। ठीक है, आपने जिस जगह पे आपने दुकान लगाई है वहां पे आप बिजली का बिल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका खर्च हुआ। आपने अपने दुकान में मजदूर लगे लगा कर रखे हैं तो उन मजदूरों को आपने मजदूरी दे दी, तो ये भी आपका खर्च हुआ। अभी तक आपके ये सारे खर्च आपके रिवेन्यू में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो रिवेन्यू में खर्च जुड़ा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला वर्ड है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्च हम करते हैं वो सारी चीजें हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सैलरी दे दी, रेंट पेमेंट कर दिए, ये सारी चीजें एक्सपेंसेस होती है। ठीक है, उदाहरण नहीं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्यवसाय को चलाने और बनाए रखने के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये वे खर्च होते हैं जो रोजमर्रा के संचालन में होते हैं, मतलब डे टू डे वाले खर्च। जैसे बिजली के बिल, किराया, वेतन, परिवहन, ये सारी चीजें आपकी एक्सपेंसेस होंगी। जैसे कि और भी उदाहरण द्वारा समझिए। जैसे कि आपका दुकान का जो किराया है वो 5,000 रुपये पर मंथ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया आपने 1,200 का। एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी 10,000 की। फर्नीचर रिपेयर करवा लिया 800 का। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में आपने 30,000 रुपये खर्च कर दिए। पैकेजिंग मटेरियल में आपने 1,500 रुपये खर्च कर दिए। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये सारी चीजों को आपको आपको करना पड़ेगा बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला वर्ड है इनकम। इनकम का मतलब होता है जो भी आपकी सेल से कमाई होती है उसमें से आप अगर खर्च को घटा देते हैं तो जो भी आपकी राशि मिलती है वो राशि आपकी इनकम होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रेवेन्यू और इनकम में अंतर नहीं समझ में आता। रेवेन्यू का मतलब बस इतना होता है कि जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं उसके सेल से जो भी कमाई हो रही है वो आपकी रेवेन्यू होती है। लेकिन इनकम का मतलब होता है जो भी आपकी रेवेन्यू हुई है उसमें से जितनी भी तरह के एक्सपेंसेस है उन सारे एक्सपेंसेस को जब आप घटा देते हैं तो वो आपकी इनकम होती है। चलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। आय से तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, लाभ और ब्याज और निवेश से अर्जित धन से है। इसका दूसरा डेफिनेशन ये है जो कि मैंने आपको अभी बताया। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को घटाने पर जो शेष बचता है उसे इनकम कहा जाता है। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे इंटरेस्ट इनकम। बैंक में आपने खाता खुलवाया है आपके बिजनेस का, तो आपके बिजनेस में के जो खाते हैं उसमें से जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी बिजनेस की एक इनकम होती है। रेंटल इनकम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला वर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस सुनने में काफी मिलते जुलते शब्द लगते होंगे, और ये मिलते जुलते है भी। एक्सपेंडिचर जो होता है ये थोड़ा बड़ा शब्द होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है, और एक्सपेंसेस इसी का एक पार्ट होता है। एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है वही हमारा एक्सपेंसेस होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए हम पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड
शब्द होता है, ठीक है, यानी व्यापक शब्द होता है। इसमें सभी प्रकार के खर्च आते हैं, चाहे वो बड़ा हो एक खर्च हो या चाहे छोटा खर्च हो, सभी तरह के खर्च आते हैं। चाहे वो एक बार के खर्च हो, एक बार के खर्च जैसे मशीन खरीद लिया हमने, बिजनेस प्रोडक्शन करने के लिए मशीन तो खरीदना होगा ना, तो हमने मशीन खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। ये सारे खर्च हम जब करते हैं तो हम 25-30 साल के लिए ही करते हैं, होता है ना कि रेगुलरली के लिए नहीं करते। ये सारी चीज हम जैसे मशीन खरीद लिए तो हम आज खरीदे कल बेच दिए, ऐसा नहीं होता है। मशीन जब भी हम खरीदते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए खरीदते हैं, ठीक है। या फिर बार बार में होने वाले खर्च, बार बार होने वाले खर्च जैसे कि रेंट, रेंट हम प्रति महीना देते हैं, जनरली रेंट हम प्रति महीना देते हैं, सैलरी भी प्रति महीना देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या, रेंट सैलरी ये सारी चीजें बार बार होने वाले खर्च हैं, यानी रोजमर्रा के खर्च हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में बार बार होने वाले खर्च भी और एक बार होने वाले खर्च भी जुड़े होते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर के भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो हमने पढ़ा एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी, सैलरी दी आपने कर्मचारियों को, रेंट का पेमेंट किया, और भी बिजली का बिल दिया, और भी बहुत तरह के जो खर्च होते हैं छोटे छोटे रोजमर्रा वाले खर्च, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक बार के लिए करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे मशीन खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये सारी चीजें हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो लाभ होता है वो हमें दीर्घकालीन अवधि यानी लॉन्ग टर्म में मिलता है, ठीक है। देखिए दीर्घकालीन लाभ देता है। दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम एक्सपेंसेस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला वर्ड है, इसका वर्ड नहीं सॉरी, उदाहरण है। इसके उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, जैसे कि आपने 50,000 की मशीनरी खरीदी, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये पूंजीगत व्यय है, यानी कि हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, ठीक है। तो ये हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। 2,000 की बिजली का बिल दिया हमने, तो ये एक तरह का रिवेन्यू नेचर का है, यानी हमारी ये एक तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ आगे देखिए, यहाँ पे एक याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है टोटल खर्च, चाहे वो रिवेन्यू हो या कैपिटल हो, किसी भी तरह का खर्च हो, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। और दूसरा है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है रोजमर्रा के खर्च। तो जिस किसी को भी एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम होता है और लगता है कि दोनों शब्द एक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं एक्सपेंडिचर का मतलब होता है टोटल खर्च, और एक्सपेंसेस का मतलब होता है रोजमर्रा के खर्च, यानी डे टू डे वाले खर्च। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला शब्द है प्रॉफिट। हम गेन को प्रॉफिट के बाद पढ़ेंगे, पहले हम प्रॉफिट को पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है जब आपकी इनकम जो होती है वो आपकी खर्च से ज्यादा होती है, तो वो आपकी प्रॉफिट होती है। जैसे कि अगर आपने, जब आपने वस्तु को बेचा, ठीक है, और वस्तु को बेचने के बाद जो कमाई हुई है, और वो कमाई आपकी जो लागत थी, जितने जितने दाम में आपने खरीदा था वस्तु को, उससे ज्यादा है, तो वो आपकी प्रॉफिट होगी। चलिए हम डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। जब आय खर्च से ज्यादा हो, जैसे कि मैंने आपने बताया, जब आपकी इनकम जो है वो खर्च से ज्यादा हो, तो वो प्रॉफिट होती है। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि आपकी टोटल इनकम 50,000 थी, और आपने टोटल खर्च जो किया वो 30,000 रुपए किया, तो ये जो 20,000 जो बचा हुआ है ये आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप और एक और उदाहरण देखते हैं। आपने 10,000 की वस्तु 15 में बेची, तो 5,000 का लाभ हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। दूसरा है हमारा लॉस। लॉस जब खर्च आय से ज्यादा हो, मतलब आपके जो एक्सपेंसेस है वो आय से ज्यादा हो, तो वो लॉस होता है। इसका दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जब हम वस्तु को बेचते हैं, तो जो हम बेचते हैं, तो वो हमारा बेचने पे जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमें कम मिल रहा है, जितना कि हमने वस्तु को खरीदा है। वस्तु को हमने अधिक दाम पे खरीदा है और बेचा है कम दाम पर, तो वो भी हमारा लॉस हो गया। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अगर आपका इनकम 20,000 है और आपने खर्च कर दिए 25,000, तो आपके 5,000 के लॉस हो गए। मतलब आपने अगर वस्तु को खरीदा 20,000 में, ठीक है, और अगर आपने वस्तु को बेच दिया 10,000 में, ठीक है, तो 10,000 का आपका लॉस हो गया, ठीक है। अगर 20 रुपए की चीज को 15 में बेचा, तो 5 रुपए की हानि हो गई। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं गेन की। गेन का मतलब होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट को और गेन को एक एक वर्ड समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। गेन का मतलब होता है, मतलब असामान्य गतिविधि। प्रॉफिट हम तब कैलकुलेट करते हैं, तब हम देखते हैं जब हम बिजनेस में जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं,
उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम प्रॉफिट एंड लॉस में कंसीडर करते हैं। लेकिन हम जिस भी चीज़ का बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, उसमें जो भी हमारा फ़ायदा होता है, तो वो हमारा गेन होता है। जैसे यहाँ हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, गेन वह लाभ होता है जो व्यापार की सामान्य गतिविधियों से नहीं, बल्कि किसी भी संपत्ति या वस्तु की बिक्री या सामान्य विशेष कारणों से प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेन का मतलब होता है कि व्यवसाय की सामान्य गतिविधि नहीं, मतलब किसी भी कारणवश, किसी भी अचानक से होता है ना, अचानक से होने वाला कोई लाभ। जैसे कि आपका मन में ये नहीं है कि हमारा हमने जो बिजनेस के लिए जो बैंक में खाता खोला, उसमें इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं आएगा, परंतु आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है, तो ये आपका गेन हो गया। मतलब आपने मतलब होता है कि सोचा समझा प्लानिंग नहीं किया इसके लिए। प्रॉफिट के लिए आप प्लानिंग करते हैं कमाने के लिए, लेकिन ये होता है ना कि ये अचानक से असामान्य तरीके से कोई भी तरीके से आपके पास फायदा हो जाता है, तो ये गेन होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी आपका मतलब फायदा होता है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन जो भी असामान्य तरीके से किसी तरह का फायदा हो जाता है तो वो गेन होता है। उदाहरण के तौर पर आपने एक पुरानी मशीन 50,000 में खरीदी थी, उसे 70,000 में बेच दिया, तो आपका जो 20,000 है, ये 20,000 आपका गेन होगा। ठीक है, यहाँ पे गेन लिखा गया, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये गेन होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने 50,000 का 50,000 में बेच दिया था, सॉरी 50,000 में खरीदा था, 70,000 में बेच दिया, तो 20,000 आपका गेन हुआ। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। हमारा अगला वर्ड है परचेज। परचेज का मतलब होता है व्यापारी जिस वस्तु का बिजनेस कर रहा है, उसके खरीदने को ही परचेज कहते हैं। चलिए डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं। व्यापारी जिस माल का व्यापार करता है, उसे खरीदने को ही परचेज कहा जाता है। जैसे आपने 10,000 का माल थोक में खरीदा, तो ये आपकी परचेज हो गई। अगर आपने स्टेशनरी की दुकान के लिए 5,000 की किताबें खरीदी, तो ये परचेज हो गया। इसका एक और उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि आपकी एक किराना दुकान है और आपने उसके लिए आटा, चावल, दाल, गेहूं, उसके अलावा आपने और भी तरह के मसाले ये सब खरीदे, तो ये आपकी परचेज हो गई। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है कि जो भी चीजें आपने खरीदी, उसको आपने व्यापारी को किसी कारणवश लौटा दिया। मान के चलिए आप एक व्यापारी है खरीदने वाले और एक दूसरा व्यापारी है बेचने वाला, और आपको उस सामान में कुछ कमी लगी, तो आपने उस कमी के कारण आपने उस दूसरे व्यक्ति को यानी दूसरे व्यापारी को माल को वापस भेज दिया कि इस कारणवश हमने आपको माल वापस भेज दिया। तो ये होगा आपका परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब आगे जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। ठीक है, परचेज भी दो तरीके से हो सकता है, एक कैश परचेज, एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब होता है जब आप वस्तु को कैश में खरीदते हैं यानी नकद में खरीदते हैं, और क्रेडिट परचेज का मतलब होता है जब आप वस्तु को उधारी में खरीदते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है जब आप जिस भी वस्तु का आप व्यापार कर रहे हैं, उस वस्तु को जब आप बेचते हैं तो वो आपका सेल्स होता है। ठीक है, उदाहरण उदाहरण नहीं, सॉरी, डेफिनेशन देखते हैं। व्यापारी जिस सामान का व्यापार करता है, उसकी बिक्री यानी बेचने को ही विक्रय कहा जाता है। ग्राहक को 2,000 का माल बेचा, तो ये क्या है, सेल्स है। और उदाहरण के तौर पर देखिए, आपने 5 की पेन 10 में बेची, तो ये सेल्स है। ठीक है, इसमें भी एक वर्ड है सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड। सेल जैसे कि आपने कोई भी वस्तु को बेचा और दूसरे व्यक्ति जिसने खरीदा था, उसने किसी कारणवश, त्रुटि के कारण या किसी भी कारणवश आपको माल को वापस भेज दिया, तो ये क्या होगी, आपके लिए सेल्स रिटर्न होगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है व्यापारी जिस भी वस्तु का बिजनेस करता है, तो वो उसके लिए गुड्स होता है। हम डेफिनेशन और उदाहरण द्वारा भी समझेंगे। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, उसे माल यानी सामान कहा जाता है यानी गुड्स कहा जाता है। जैसे कि आपका एक किराना दुकान है, तो आपके लिए गुड्स क्या होगा, आटा, चावल, तेल, साबुन, नमक, शैम्पू इत्यादि। ये सारी चीजें गुड्स होंगी अगर आपका किराना दुकान है तो। दूसरा है, अगर आपके पास स्टेशनरी की दुकान है, तो स्टेशनरी की दुकान में गुड्स क्या होंगे, पेन, किताबें, कॉपियां, स्केल, रबर, फाइल, ये सारी चीजें स्टेशनरी शॉप की गुड्स होंगी। अगर आपका कपड़े का दुकान है, तो कपड़े का दुकान का गुड्स क्या होगा, टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, साड़ी, कुर्ता, चूड़ीदार, ये सारी चीजें
कपड़े की दुकान के गुड्स होंगे। तो यानी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही गुड्स होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारा वर्ड होता है देनदार। देनदार एक व्यक्ति होता है। ठीक है, देनदार मतलब होता है जो व्यक्ति उधार में माल खरीदता है वो आपका डेटर होता है। चलिए हम डेफिनेशन में देख लेते हैं। जिसने आपसे उधार पर सामान लिया और पैसा देना बाकी है। मतलब कहने का मतलब, अगर आप एक बिजनेसमैन है, दूसरा कोई बिजनेसमैन है, उसने आपसे उधारी में कोई सामान लिया और अभी तक आपको उसका पैसा नहीं दिया, बाद में देने वाला है, तो वो व्यक्ति आपके लिए डेटर होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर रमेश को आपने 1,000 का माल उधार में दिया, तो रमेश आपका देनदार यानी डेटर है। दूसरा वर्ड है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे आपने उधार पर माल लिया और आप पैसा देने वाले हैं। यानी डेटर का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जिसने आपसे माल लिया और आपको आपको अभी तक पैसा नहीं दिया है। और क्रेडिटर का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जिससे आपने माल लिया है और आपने अभी तक उसको पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो वो व्यक्ति आपके लिए क्रेडिटर हो जाएगा जिससे आपने माल लिया है, और वह व्यक्ति आपके लिए डेटर हो जाएगा जिसका जिसको आपने माल बेचा है। ठीक है, क्रेडिटर का हम उदाहरण देख लेते हैं। आपने सुरेश से 2,000 का माल उधार में लिया, तो सुरेश आपका लेनदार यानी क्रेडिटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है कॉस्ट, यानी लागत। कॉस्ट का मतलब होता है जिस भी वस्तु का आप बिजनेस कर रहे हैं उसको बनाने में या खरीदने में जो भी खर्च होता है वो आपका कॉस्ट होता है। चलिए उदाहरण उदाहरण नहीं, डेफिनेशन द्वारा समझते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। यह वह पैसा जो संस्था जो संसाधन जो किसी वस्तु को बनाने या खरीदने या सेवा प्राप्त करने में जो खर्च होता है वही कॉस्ट होता है। मतलब जब भी आप कोई चीज बनाते हैं या खरीदते हैं तो जो भी खर्च उसमें से आता है वही कॉस्ट होता है। ठीक है, इसका उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि आप एक कुर्सी का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कुर्सी बेचने का। तो कुर्सी बनाने के लिए जो भी आपका खर्च होता है तो वो कॉस्ट होता है। जैसे कि लकड़ी की कीमत जो थी वो 300 रुपए की थी, मजदूरी 200 रुपए की, और पॉलिश रंग खरीदा 100 रुपए में। तो आपके टोटल लागत यानी टोटल जो खर्च हुआ वो 600 रुपए हुआ। ठीक है, तो ये जो हो गई कॉस्ट। ठीक है, जो वस्तु को बनाने में जो भी कॉस्ट मतलब खर्च होता है वो आपका कॉस्ट होता है। और ये अभी यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपकी 600 रुपए की हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब भी व्यापार का मालिक किसी भी पर्सनल यूज के लिए यानी व्यक्तिगत यूज के लिए व्यवसाय से पैसा या वस्तु निकालता है तो वो ड्राइंग होता है। जैसे कि अगर बिजनेस का मालिक ने अपने बेटे की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या फिर बुक्स कॉपी खरीदने के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है तो वो ड्राइंग होगा। ठीक है, या अगर बिजनेस का मालिक है उसने अपनी वाइफ को अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदवाने के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है तो ये क्या हुआ, ड्राइंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है ऐसा माल यानी ऐसा गुड्स जो अभी तक मतलब बेचा नहीं गया है, अभी तक बचा हुआ है, तो वो हमारा स्टॉक होता है। ठीक है, डेफिनेशन के द्वारा भी समझते हैं। वह माल जो अभी तक बेचा नहीं गया है यानी बचा हुआ माल वो स्टॉक होता है। उदाहरण के तौर पर आपके पास 1,000 का माल बचा हुआ है तो ये आपका स्टॉक है। स्टॉक भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है ईयर के स्टार्टिंग में जो भी माल बचा हुआ है वो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है ईयर के एंडिंग में जो भी माल आपका बचा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। आप पूछेंगे ईयर एंडिंग और ईयर ओपनिंग कब होता है? तो ईयर का स्टार्टिंग होता है, आपका अकाउंटिंग ईयर का स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल, और आपका ईयर का एंडिंग होता है 31 मार्च। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।